खबरें तफसील से। मुल्क के 180 अजला में एक हफ्ते में एक भी कोरोना केस नहीं आया। 14 दिनों में 18 अजला में एक भी कोरोना के मामले नहीं पाए गए। ये कहना है वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं। One satisfying point is that in the last 24 hours, 3,18,609 patients have simultaneously recovered. Also, when we analyzed the data today, we saw and noticed that for last 7 days, 180 districts in the country have not seen a single new case. 18 districts have not seen a single new case for last 14 days. 54 districts have not seen a single new case for last 21 days, and also 32 districts have not seen a new case for last 28 days. मुल्क में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना कोरोना केसेस में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 4,01,078 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत भी हुई। कोरोना वायरस केसों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,18,86,611 हो गई है। वहीं 2,38,265 अफराद कोरोना वायरस से जंग हार चुके हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है। कम से कम 3 करोड़ वैक्सीनेशन की जरूरत है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मजीद वैक्सीन देने की अपील की। वैक्सीन्स की बहुत कमी है। हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने भी वैक्सीन पर जीएसटी लगने पर एतराज जताया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को संगे दिल करार दिया। मुझे लगता है कि हमारी सरकार, भारत सरकार और प्रधानमंत्री निर्दयी हो गए। वैक्सीन पर भी जीएसटी लगेगी। राजस्थान ने 56 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीदने के लिए दिए, दूसरे प्रांतों ने भी दिए होंगे। अगर वैक्सीन पे भी जीएसटी ली जाएगी तो इससे ज्यादा क्रूअल कोई कदम नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों इतने निर्दयी होते जा रहे हैं। फौरन जीएसटी को हटाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से शिवराज सिंह हुकूमत को राहत भी नहीं मिली कि महकमे सेहत के
19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी। महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कहना है कि शिवराज सिंह हुकूमत अपना वादा भूल गई है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने हुकूमत से परमानेंट मुलाजमीन की तरह तनख्वाह देने का मुतालबा किया। मुलाजमीन का कहना है कि GAD के अहकाम जारी करने के बाद उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा है और अगर हुकूमत ने 15 मई तक मुतालबात पूरे नहीं किए तो सभी मुलाजमीन काम बंद कर देंगे। स्वास्थ्य मिशन के इस राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे चिकित्सीय हों या विभिन्न मैनेजमेंट कैडर के हों, लगातार जान हथेली पर रखकर अब कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दिन रात दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संविदा को शोषण का पर्याय माना है और उन्होंने 5 जून 2018 को एक कैबिनेट में नीति पारित की थी, जिसके तहत नियमित कर्मचारी का न्यूनतम 90% वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए थे सामान्य प्रशासन विभाग ने। लेकिन इस नीति का लाभ NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी फाइल वित्त विभाग में 3 वर्ष से पेंडिंग में है। संघ मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से यह नीति तत्काल लागू की जाए, NHM से आदेश प्रसारित करवाएं, अन्यथा मजबूरन संघ को 15 मई के बाद 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम ऐसे समय में कार्य बंद नहीं करना चाहते, इसलिए करबद्ध निवेदन है तत्काल हमारी इस मांग को पूर्ण किया जाए ताकि हमें भी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा दे सकें और व्यवस्था कर सकें। देखिए, मुझे लगता है इस समय महामारी में और जब संपूर्ण समाज इस भीषण संकट से जूझ रहा है, इस समय किसी भी वर्ग का हड़ताल के लिए आह्वान करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी से दूर हटना है। मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी वर्ग इस तरह की बात करेगा। हमारी सरकार बातचीत कर रही है, करती रही है, करती रहेगी, हर समस्या का हल करेगी। और मुझे लगता है इस समय कोई भी वर्ग हड़ताल पर जाने की सोचेगा भी नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच सियासी पार्टियों में भी तबी सहूलियात को फराहम करने के नाम पर क्रेडिट लेने की सियासत जारी है। साबिक सीएम कमलनाथ का दावा है कि उन्होंने रियासत के सभी बाशिंदों को मुफ्त तबी इलाज फराहम करने का अहकाम अपने सीएम रहते हुए जारी किया था, जब शिवराज सिंह हुकूमत ने इस अहकाम के निफाज में 1.5 साल का वक्त जाया कर दिया है। कमलनाथ का यह भी इल्जाम है कि शिवराज सिंह हुकूमत सिर्फ आयुष्मान भारत योजना के कार्ड होल्डर्स को मुफ्त तबी सहूलियत फराहम की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने रियासत के सभी कोरोना मरीजों को मुफ्त तबी सहूलियत फराहम करने का अहकाम जारी किया था। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साबिक सीएम के जरिए हुकूमत की मुसलसल नुक्ताचीनी किए जाने पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनसे कोरोना कहर में अवाम के बीच करने का मुतालबा भी किया है। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के लीडर, आप भी जरा सुनिए। मैंने प्रदेश के कोरोना के सभी मरीजों के मुफ्त उपचार का निर्णय लिया था और इस्तीफा देने के पहले आदेश भी जारी कराया था। इसका पूरा सबूत है। मुझे हमेशा से प्रदेशवासियों की चिंता थी, मुझे फैलता कोरोना की चिंता थी, इसलिए मैंने कोरोना से लड़ने की तैयारी की थी। मेरे लिए हुए इस निर्णय को 1 साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करते अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, जिस तरह अभी मध्य प्रदेश में मुफ्त तबी इलाज फराहम करने की जो सियासत जारी है, क्या है असली चेहरा? इंशा यहाँ पर सियासत क्रेडिट लेने की है। जी। दोनों पार्टियां ये कहना चाहती हैं और अवाम के बीच अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तरह की सियासत कर रही हैं। दोनों पार्टियों को ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। अवाम को मुफ्त इलाज कैसे मिले, उस पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इस पर फोकस नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियां क्रेडिट लेना चाहती हैं। अवाम कोरोना कहर में जो बीमार हैं उनको मुफ्त इलाज के लिए
साबिक सीएम का दावा है कि उन्होंने यह काम जारी किया था, लेकिन शिवराज हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। और शिवराज हुकूमत जो मुफ्त इलाज देने का ऐलान कर रही है वो आयुष्मान भारत के कार्ड होल्डरों को दे रही है, सभी लोगों को नहीं दे रही है। इस तरह की बातें करके दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो आपको देखकर हैरत होगी कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के वर्कर कहीं फील्ड में नज़र नहीं आते। अगर बंगाल में कोई तशद्दुद होता है तो उसको लेकर मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर में जहां पर तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, वहां पर मध्य प्रदेश के वजीर धरने पे बैठ जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर अवाम कहीं सड़क पर जो है किसी तरह के लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, उसके ज़ाब्ते को तोड़ते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस जो है डंडे बरसाती है। ये भी हमें देखने को मिलता है। अगर हालात सब कुछ ठीक होते, बेहतर होते, तो जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर क्यों जाते? और फिर मध्य प्रदेश के जो है महकमा सेहत के जो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उन्होंने भी ये धमकी दी है कि हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं करी है, जिसकी वजह से उन्होंने 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया है कि उसके बाद वो धरने पर जाए, हड़ताल पर जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखें कि सियासत पर सियासत हो रही है, न सिर्फ जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ सियासत कर रही है, बल्कि जो मुलाजमीन हैं वो सरकारी मुलाजमीन भी हुकूमत की वादा खिलाफी से सख्त बरहम नजर आ रहे हैं। जी, अभी जो इन्होंने ये जो भारत योजना स्कीम करके कार्ड होल्डर्स को मुफ्त भी इलाज जो फराहम करने की बात कही गई है, क्या वाकई में ये बात सही है? देखिए, मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम करने का जो मामला है, अभी तो यही तय नहीं है कि कितने लोगों के कार्ड बने हैं और नए कितने लोग जुड़ेंगे, क्योंकि वज़ीर आला ने तमाम कलेक्टरों से कहा है कि अगर किसी घर में एक शख्स का भी है तो उसके पूरे घराने का इलाज किया जाएगा। 579 अस्पतालों की निशानदेही की गई है, लेकिन अस्पतालों का पैकेज क्या होगा, पर मरीज पे खर्च क्या होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, और अगर किसी का कार्ड नहीं बना है तो उसके कार्ड बनाने के कहाँ कहाँ पर जो है मरकज़ होंगे, वो किस तरह से बनेंगे, सिर्फ अभी जो है बातें चल रही हैं। बिल्कुल, तमाम कलेक्टरों को हिदायत दी गई है, लेकिन अमली जमा कब से शुरू हो जाएगा, सब उनको जो नफाज का तरीका क्या क्या होगा, उस पर भी बातचीत अभी चल रही है। तो भोपाल में आज जो है कलेक्टर ने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद जो है तमाम चीज़ों की हिदायत जारी की। उसी तरह से मध्य प्रदेश के 52 जिलों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इन तमाम चीज़ों पर काम होना भी बाकी है। बिल्कुल मेहताब, अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से, चूंकि अभी वैक्सीनेशन का मुद्दा जो है वो अभी अरूज पर है। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं, हालांकि एक महीना, डेढ़ महीना हो चुका, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए कर दी है, लेकिन अभी भी उनको वहां पे मौका नहीं मिल रहा है कि वो वैक्सीन लगवा सके। इंशा मध्य प्रदेश की अगर सूरत हाल बात करें और भोपाल राजधानी की बात करें तो भोपाल में कोरोना टीका अधिकारी जिसको बनाया गया है उसने आज अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। उनका यह कहना है कि हमारे पास जिस तरह के फ़ोन आते हैं, जो दबाव बनाया जाता है, जब वैक्सीन नहीं है तो हम ऐसे में काम नहीं कर सकते, गैर ज़रूरी तौर पर हम दबाव किस किस का बर्दाश्त करें। इस तरह से हमें देखते हैं कि हुकूमत के जो दावे हैं, जो वादे हैं, मध्य प्रदेश में एक दिन में 18+ 18+ लोगों की जो टीके लगाए जा रहे हैं उनकी तादाद 5200 है और 3.5 करोड़ लोगों को अगर टीका लगाना है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने साल में टीका लगाया जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर पूरे हिंदुस्तान के तनाजुर में आप बात करें और हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की हुकूमतें जो टीका मुहैया कर रही हैं, उससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितने साल लगेंगे हिंदुस्तान की आबादी को टीका लगाने में। तो मध्य प्रदेश में भी वही सूरत हाल है। यहाँ पर वैक्सीनेशन को तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर जिनका सेकेंड डोज हो गया है, मुझे भी अगर सेकेंड डोज, मैंने अफसरान से बात की, उन्होंने कहा भी जल्दी क्या है, जल्दी जो है इंतज़ाम हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर इंतज़ाम हो जाएगा 28 से 30 दिन के बीच जो है, जो दूसरा डोज लगना था, अगर उसका नहीं इंतज़ाम होता है तो वो लोग जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, इस पर अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मेहताब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई सारे ममालिक जो है वो हिंदुस्तान की मदद के लिए अपना ताउन बरकरार रखे हुए दे रहे हैं अभी, तो ऐसे में क्या आपका तज्जिया रहेगा कि हिंदुस्तान ने आज तक 74 साल आज़ादी को हुए और अभी तक हमारा जो महकमा सेहत है उसकी बुनियाद जो है वो अभी डगमगाई हुई है? इंशा, अगर आप आज से 16 साल पहले के एक बयान मनमोहन सिंह का देखें तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान को अब किसी भी मैदान में बाहर के ममालिक के ताउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो भी सरकारें आती रही हैं,
चाहे वो कांग्रेस रही हो, भारतीय जनता पार्टी या दूसरी सरकार है, इन लोगों ने सियासत की, लेकिन सेहत के शोबे पर इन्होंने फोकस नहीं किया। इनका पूरा फोकस जो था वो मंदिर मस्जिद था। मंदिर मस्जिद से इनके वोट बैंक जो पोलराइज होते थे, इसीलिए इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया। यहाँ पर जितने भी अस्पताल हैं, अगर उस अस्पतालों की बात करें या मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में पिछले अगर 16 सालों से शिवराज सिंह की हुकूमत है तो आप अंदाजा कीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने हॉस्पिटल बने। तो तिब्बी सहूलियात की तरफ हमारा कोई फोकस नहीं था और न ही अवाम ने इस तरफ कोई तवज्जो दी। अगर अवाम ने मुतालबा किया जी होता बिल्कुल, तो अभी उसके रहने जाहिर कहीं सी न बात कहीं है कि मजबूर होते। हिंदुस्तान में जिस तरह अभी के हालात दरपेश हैं उससे खास साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी हिंदुस्तान में तिब्बी जो मराकज है वो कितने कमजोर है। अब आने वाले वक्त में ये पता चल जाएगा कि हमारा जो तिब्बी मराकज है वो कितने मजबूत हो जाएंगे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क में कोरोना कहर से सभी वाकिफ हैं। कोरोना कहर मुल्क में एक ऐसे अजाब के तौर पर नाजिल हुआ है कि आम लोगों की बात तो क्या, सरमायादार तबका भी माली हालत का शिकार हो गया है। ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि साइकिल और मोटरसाइकिल का पंचर जोड़ने वाले एक मामूली शख्स ने 70 से जायद ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त देकर इंसानियत का अजीम फरीजा अंजाम दिया है तो आपको हैरत होगी। हम जो बात कर रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शिवपुर के रियाज अहमद की हकीकत है। देखिए ये रिपोर्ट। जिंदगी की 60 बहारें पूरी कर चुके रियाज अहमद मध्य प्रदेश के शिवपुर के रहने वाले हैं। उनके घर का गुजर बसर पंचर जोड़ने की मामूली दुकान से पूरा होता है। कोरोना कहर आया और हुकूमत की पाबंदी आयद हुई तो दूसरे लोगों की तरह रियाज अहमद की दुकान भी बंद हो गई। इस दौरान मध्य प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना कहर में जब ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचने लगा तो मफाद परस्तों ने ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी शुरू कर दी थी। लेकिन रियाज अहमद को ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों ने तोड़ कर रख दिया। रियाज अहमद ने अपनी पंचर की मामूली सी दुकान से जो सरमाया जमा किया था उसे निकाला और उससे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर अस्पतालों में मुफ्त पहुंचाने का फैसला किया। रियाज अहमद ने अपनी घरेलू जरूरतों को तर्क किया और इंसानियत को बचाने के लिए अपने महदूद वसाइल से 1-2 नहीं बल्कि 70 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर जिला इंतजामिया को मुफ्त में मुहैया कराए ताकि इंसानियत की जान बचाई जा सके। मैं रियाज अहमद शिवपुर का निवासी। मेरा छोटा सा साइकिल मोटरसाइकिल का पंचर का काम है। पूरे भारत में कोरोना महामारी चल रही है। इससे मुझे पता लगा शिवपुर अस्पताल में को ऑक्सीजन की कमी से लोग बड़े परेशान हैं, तो मैंने शासन को 70 सिलेंडर उपलब्ध कराए। अल्लाह इसका अजर देगा और रमजानों का महीना है, इस लिहाज से मैंने ज़कात की नीयत से ये काम किया है। अल्लाह पूरे भारत को इस कोरोना बीमारी से निजात दिलाए। रियाज अहमद ने अपने जज्बे से दुनिया को ये तो बता दिया है कि किसी काम को करने के लिए वसाइल की नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत होती है। दिल में खिदमत का जज्बा हो तो मुश्किलात राह में रुकावट नहीं बनती हैं, बल्कि छोटे वसाइल से भी बड़े काम करते हुए मुश्किलात के पहाड़ को भी सर किया जा सकता है। कोरोना के कहर में रियाज अहमद के जज्बे से सबक लेने की जरूरत है ताकि सिसकती इंसानियत को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू भी रियाज अहमद के जज्बे को दिल से सलाम करता है। भोपाल से मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। रमजान मुबारक के पाक महीने में लोग इबादत कर रहे हैं और अपने मालिक से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दुनिया से इस वबा का खात्मा हो। कोरोना के बढ़ते हुए गहरे खतरे के दौरान कई लोग ऐसे हैं जिनको मुलाजमत भी छिन गई है। रोजगार जाने के बाद भी कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए हैं। ऐसी एक ग्रुप है जो मुस्लिम नौजवानों का है, जो युवा शक्ति सेना बना हुआ है, लोगों को मदद फराहम कर रहा है। ये ग्रुप लोगों को राशन तकसीम कर रहा है और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कर रहा है। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है। मैं युवा शक्ति सेना टीम से जुड़ा हुआ हूं और मेरी युवा शक्ति सेना टीम जो है पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के बहुत बेहतरीन काम करते हुए आ रही है
और पिछले लॉकडाउन में भी हमने पूरा सैनिटाइजिंग का काम, मास्क का काम, कई हज़ारों मास्क भी हमने बांटा था। और इस लॉकडाउन में हमने देखा कि अजीब है कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा कमी लोगों को महसूस हो रही है, तो हमने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे ध्यान दिया और कई लोगों को हमने ऑक्सीजन पहुँचाए और बेहतरीन तरीके से हमारी टीम काम कर रही है और अब तक क्या काम कर रही है। राशन का भी हमने काम किया काफ़ी। और इस लॉकडाउन में हम ये देख रहे हैं कि भाई लोगों के रोज़गार और छूट गए हैं, लोग सख्त लॉकडाउन है और जिसमें लोग बेरोज़गार हो गए हैं और लोगों को खाने की बहुत सारी कमी है, तो हमने राशन भी बांटा है। और इस बार हमारी टीम ने ये फैसला किया है कि हम ईद की कपड़े, हम नमाज़ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद की नमाज़ हम घरों में अदा करेंगे और उसके बाद में हम जो है कि लोगों को हम ईद मनाने के लिए हमारी टीम ने फैसला किया। और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि ईद जो है आप जो मनाओगे उससे बेहतर है कि भाई जो रुपया हमारे ईद के कपड़ों में खर्चा होगा वो हम इंसानियत के खातिर पूरे आवाम में हम खर्चा करें इसके लिए। ये फंड जो है ये हमारी युवा शक्ति सेना है, एक जो हमारी संस्था है। इस संस्था में आज देखा जाए तो हमारे काफ़ी जो छोकरे हैं उनका जॉब छूट गया है और ये संस्था हम हमारे पर्सनल पैसे से जो जमा करते थे, आज हम यही पैसे से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपने कब्रिस्तान वगैरह में भी सैनिटाइजर किया है? हमने कब्रिस्तान हो गया है, पुलिस स्टेशन हो गया है और गुरुद्वारा हो गया है, ऐसी काफ़ी जगह हमने जाके सैनिटाइजर हमारी टीम ने किए हैं। जो एनजीओ है युवा शक्ति सेना, वो एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन फंडेड एनजीओ है। इसमें हम जो भी हमारे जो मेंबर्स इन्वॉल्व है वो हम क्या करते हैं, हम अपनी सैलरीज़ में से पैसा निकालते हैं और इसकी एक्टिविटीज़ में डालते हैं ताकि हम जो हमने मुहिम शुरू की है वो कैसे भी चलती रहे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, पिछले जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम से लेके अब तक काफ़ी सारे लोग, हमारे खुद मेंबर्स जो है उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने अपना जॉब खोया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमने जो काम शुरू किया है अपनी सोसाइटी के लिए वो किसी भी तरीके से रुके ना। हम क्या करते हैं, हमने जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग करके रखी है वो हम सेविंग में से थोड़ा बहुत निकालते हैं और इसमें डालते हैं और अपने काम को एक्टिवली स्टार्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। पूरे शहर में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन महात्मा गांधी अस्पताल के नर्सिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक शख्स ने अपने इंजीनियर बेटे के साथ मिलकर ऐसा जुगाड़ किया है कि एक सिलेंडर से 5 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। देवाराम गहलोत अपने बेटे के साथ मिलकर सिलेंडर के आगे 5 नोजल पाइप लाइन तैयार की है, जिसकी वजह से 5 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन फराहम किया जा रहा है। इस भारी ऑक्सीजन की दिक्कत के सामने हमें मतलब ऐसा महसूस हुआ कि एक सिलेंडर से एक से ज़्यादा पेशेंटों को ऑक्सीजन दी जाए और किसी की जान बचाई जाए, तो उस हिसाब से हमारे दिमाग में आया और एक रेगुलेटर से 5 को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, जिससे कई जो लोगों की जानें बची और बच रही है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।